हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बेसिकली क्वेश्चंस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बहुत बेसिक सा जो पार्ट पढ़ा है, उसमें जो अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी पार्ट पर सिर्फ हम क्या करने वाले, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन ये सेशन तभी फ्रूटफुल होगा तब आप सभी नोटबुक और पेन के साथ बैठे हों और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अदरवाइज इस सेशन का कोई यूज नहीं है, कोई सेंस नहीं है। So without wasting so much time, now let us take the very first question. The magnitude अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे मैंने नीट के पीवाईक्यूज लिए हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन produced in a body of mass 5 kg when two mutually perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton act on the body respectively. कोई एक बॉडी है बेटा, कोई एक बॉडी है, लेट अस से कि ये कोई बॉडी है बेटा। इस बॉडी के ऊपर दो परपेंडिकुलर फोर्सेस लगी हैं बच्चों। एक तो 8 न्यूटन ये लगी है और एक मान लो कितनी लगी है आपकी, 6 न्यूटन लगी है। 6 न्यूटन लगी है। तो बेटा आपको एक बात पता है कि जो फोर्स है वो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका रिजल्टेंट आएगा। दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आता है आर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और बच्चों ये फॉर्मूला तो वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो थीटा जो है, थीटा थीटा तो 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ये कितना बन गया, कॉस आपका 0 बन गया। तो दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आ गया आपका 36 और ये कितना आ गया आपका 64। ये कितना आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 100। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आपका आया वो रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन आ गया। कितना आ गया आपका, 10 न्यूटन आ गया आपका, 10 न्यूटन आ गया। ठीक है, 10 न्यूटन आ गया। तो नेट फोर्स आ गया आपके पास 10 न्यूटन। ओके, तो एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इज 10, मास इज 5 इंटू एक्सेलरेशन। तो प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन आपकी कितनी आ गई है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये ऑप्शन खत्म हो चुका है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ऑप्शन खत्म, 3 ऑप्शन बचे हैं। लेकिन अब मुझे क्या बताना है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन आएगी। तो पहले आप देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया, 10 न्यूटन आया। मान लो ये एंगल थीटा, तो बेटा ये एंगल थीटा तो कितना आया, ये देखो आप, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज 3/4। तो ये जो एंगल आपका आया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये एंगल बच्चों किसके साथ आया, ये वाला एंगल 8 न्यूटन के साथ। tan इनवर्स 3/4 विद 8 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया। नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मुश्किल नहीं है यार। जब भी बेटा एक से ज्यादा फोर्सेस आए, 1 2 3 4 जितनी मर्जी फोर्सेस आ जाए, मुझे एफ नेट निकालने का एक ही तरीका पता है, वो क्या है, मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है ये चीज,
ये आपका नेट फोर्स आ गया, इस एंगल आ गया। मान लो 6 न्यूटन के साथ चेक करना होता तो बेटा, तो फिर क्या आ जाता, परपेंडिकुलर, दैट इज 8/6, बिल्कुल उसका उल्टा आता। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्या समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है box of mass 5 kg is pulled by a cord up along a frictionless plane inclined at 30 degree with the horizontal attention। इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, एफबीडी ऑफ ब्लॉक, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन, FBD of block on inclined plane, inclined plane के ऊपर ब्लॉक का FBD कैसे बनाया जाए? देखो बेटा, बड़े सिंपल से शब्दों में आपको समझा। ये थीटा एंगल, ये जो है बेटा, ये आपका कहलाता है वेज। इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? वेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेज कहा जाता है। इस वेज के ऊपर आपने ये एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास क्या है? एम मास है। सिंपली कुछ नहीं कर रहा, इसका एफबीडी बनाता हूं। इसका क्या बनाता हूं? एफबीडी बनाता हूं। जब मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा, फोर्स डायग्राम बनाऊंगा, तो एक तो इसका वेट mg एक्ट करेगा बच्चों। क्या एक्ट करेगा? इसका वेट mg एक्ट करेगा। एक तो वो जो mg एक्ट करेगा, वो जो mg एक्ट करेगा, ध्यान से देखना प्लीज, मैंने आपको बताया था mg इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस। वो हमेशा इसके, यानी कि बच्चों ये देखो, ये लाइन ऐसे आएगी, mg की डायरेक्शन ये होगी टुवर्ड्स द सेंटर। और इसको तरीका क्या बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा, उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर mg हो। ठीक है, ओके। अब एक बात देखो बेटा, ये mg एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगेगी। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जो कॉमन कांटेक्ट सरफेस है उसके क्या लगता है? परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। फिलहाल तो यही दो फोर्सेस इस पर लग पाएंगी, ये बेटा नॉर्मल ऐसे और एक mg ऐसे। अब आपको ध्यान रखना है कि अब मुझे फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा? अब मुझे फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा, तो एक्सेस माननी पड़ेंगी। तो हमेशा जब भी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हो या वेज के ऊपर हो, तो एक एक्सिस तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर बन जाएगी बच्चों, और दूसरी एक्सिस आपकी इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल बन जाएगी। क्या यहां तक कहीं कोई डाउट है क्या आपको? एक इंक्लाइन, एक एक्सिस हमेशा हम हमेशा इस एक्सिस के अलोंग लेंगे, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, और दूसरी एक्सिस प्यारे बच्चों क्या लेंगे? इसके परपेंडिकुलर लेंगे। डन। अब ये बात ध्यान रखनी है, सुनो ध्यान से, ये एंगल है 90 डिग्री, ये थीटा, ये कितना होगा बेटा? 90 माइनस थीटा। ये अभी समझा देता हूं, फिर इसको याद ही रखेंगे। ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना आएगा आपका? दिस एंगल इज, हमेशा mg इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? ये थीटा एंगल बनाएगा। mg हमेशा इस परपेंडिकुलर एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा। अब बेटा क्या करेंगे? इस mg का कंपोनेंट लेंगे। mg का ये कंपोनेंट क्या आएगा आपका? mg cos थीटा, और बच्चों ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा आपका? mg sin थीटा। अब पता क्या है, ये चीज मैं समझ चुका हूं क्या,
कि सर ये एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, बार बार एंगल थोड़ी ना निकालेंगे। तो इसको इन शॉर्ट कैसे याद करेंगे? इसको इन शॉर्ट बच्चों ऐसे याद कर लेंगे यार कि ये एंगल थीटा, ये ब्लॉक, ये कंपोनेंट हमेशा क्या रहेगा आपका? एम जी कॉस थीटा। ये जो कंपोनेंट है ये क्या रहेगा? एम जी साइन थीटा। और ये क्या रहेगा आपका? नॉर्मल। हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ही अपने को बहुत काम आने वाला है। कोई भी ब्लॉक जब इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है या इस वेज पर रखा है, हमेशा अलोंग द प्लेन कंपोनेंट क्या आएगा? एम जी साइन थीटा। ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं। एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। In this particular case, the value of normal reaction n is equal to mg cos theta. It is equal to mg cos theta. क्लियर है यहां तक? डन। ओके, आगे देखो बेटा। अब मैं ये इस क्वेश्चन पे आता हूं वापस से। कह रहा है बॉक्स ऑफ मास 5 kg। अच्छा चलो एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये क्लियर हो गया? मैं तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। वो क्वेश्चन ये पूछ लेता हूं बच्चों, हालांकि कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बहुत आसान क्वेश्चन। ये थीटा, ये ब्लॉक है एम। ये ऐसे करो, ये ब्लॉक है 3 kg और सेम वही इंक्लिनेशन है बच्चों। ये थीटा इंक्लिनेशन है प्यारे बच्चों, और ये 3 kg था और ये 30 kg है यार। ये वाला ब्लॉक जब आप रिलीज करोगे तो नीचे आएगा प्लेन, इस ये वेज पर ऐसे चलता हुआ नीचे की तरफ आएगा। ये वाला भी ऐसे नीचे की तरफ चलता हुआ आएगा। मैं कहता हूं कि इसकी एक्सेलरेशन तो a1 है और इसकी एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों क्या है? a2 है। तो अब मुझे आप एक बात बताइए, मैं आंसर जानना चाहता हूं, a1 और a2 में रिलेशन क्या होगा? इसका आंसर बताइए आप मुझे। बताओ भाई। देखो, a1 ज्यादा कि a2 ज्यादा, ये बात है। देखने से बिल्कुल लग रहा है कि ये ज्यादा एक्सेलरेशन है, लेकिन ऐसा नहीं। देखो कैसे, अभी तो आपने लिखा प्यारे बच्चों कि इस पर इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है? एम जी साइन थीटा। ध्यान से सुनना, कितना फोर्स लग रहा है? एम जी साइन थीटा। तो यानी कि सर एफ बराबर कितना लग रहा है? एम जी साइन थीटा। और सर फोर्स तो किसके इक्वल होता है? एम ए के इक्वल होता है। एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो बच्चों यहां से ए इज इक्वल टू क्या आ गया? ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा। मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है यार। इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मास पर डिपेंड ही नहीं की। तो ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा आया। एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑन द स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन।
स्मूथ इंक्लाइन प्लेन था ये, यहाँ पर फ्रिक्शन की बात नहीं की थी। तो बच्चों यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू A2 एंड इट इज इक्वल टू G साइन थीटा। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम है तो जो मर्जी मास हो और सरफेस अगर स्मूथ है तो एक्सेलरेशन बराबर आएगा, क्योंकि मास के इंडिपेंडेंट आया है। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू साइन थीटा इंडिपेंडेंट ऑफ मास। क्लियर है? नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, ए बॉक्स ऑफ मास। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी बच्चों नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे जो आज के जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं। कह रहा है बॉक्स ऑफ मास 5 kg पुल्ड बाय ए कोर्ड अप अलोंग ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। ये लो, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों। ये एंगल कहा है कितना, 30 डिग्री। इस पर कह रहा है कि एक ये ब्लॉक आपने रख दिया, 5 kg का ब्लॉक रख दिया, इसको ऊपर की तरफ आप ले जा रहे हो। द टेंशन इन द कोर्ड इज, इसमें टेंशन कितनी है, 30 न्यूटन। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स, आपको इस बॉक्स का क्या बताना है, एक्सेलरेशन। देखो भाई, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ गया? इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ ले जा रहे हो एक कोड से खींच करके, उस कोड में टेंशन 30 न्यूटन है, यानी कि आपने यहाँ पर 30 न्यूटन कोड लग गई, यहाँ पे लगा दिया। भैया यहां पर फोर्स क्या आया था, याद करो, mg साइन थीटा। तो मास कितना है, 5 इंटू 10 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो ये फोर्स कितनी आई बच्चों, 25 न्यूटन। ये कहां जाएगा एक्सेलरेशन, पर की तरफ जा रहा है, ये गिवन है यार। एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। एफ नेट किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल। आप देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होगी, 30 माइनस 25 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ए की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब आपका आंसर क्या आ गया, आंसर इज ऑप्शन। क्या कुछ उसमें मुश्किल था क्या, क्या इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मुश्किल था क्या? ठीक है, देखो बेटा, कह रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक ए एज शोन इन द फिगर। द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आर 2 kg and 3 kg respectively. The block slide over a frictionless surface. The force exerted by block A on block B. ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर कितनी फोर्स लगाएगा ये पूछा है आपसे। तो यार ब्लॉक ए ब्लॉक बी पर कितनी फोर्स लगाएगा बच्चों, इसका मतलब वो नॉर्मल रिएक्शन जानना चाहता है। यहाँ क्या जानना चाहता है वो, नॉर्मल रिएक्शन जानना चाहता है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन। तो यार ये कैसे करें, हमेशा आपको बताया कि पहले हमेशा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। नेट फोर्स कितनी लग रही है, 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 2 + 3। तो 10 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ गया आपका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भैया मुझे नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है यार दोनों ब्लॉक्स के बीच में। तो या तो आप 2 kg का एफ बी डी बना लो या 3 kg का एफ बी डी बना लो।
3 kg वाले के एफबीडी को बनाओगे तो इस तरफ कितनी एक्सेलरेशन है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पहले भी बताया था बच्चों, ये 10 न्यूटन की फोर्स सिर्फ ए के एफबीडी में आएगी, बी के एफबीडी में 10 न्यूटन नहीं आएगी। इधर एन लग रहा है, तो बेटा अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? नेट फोर्स यानी कि एन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना आ गया? ये 6 न्यूटन आ गया। ऑप्शन सी आ गया बच्चों, ऑप्शन सी आ गया। बताओ कुछ मुश्किल था क्या? क्या इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मुश्किल लगा आपको? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन। जब भी नॉर्मल रिएक्शन वाले जो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड्स एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। कह रहे कि एक फुटबॉल प्लेयर पहले साउथ डायरेक्शन में जा रहा था। तो बच्चों डायरेक्शन ऐसी होती है ना यार, ये आपकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। कह रहा फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड, फुटबॉल प्लेयर साउथवर्ड जा रहा था, ये रहा। इनिशियली ऐसा था, इधर इनिशियल वेलोसिटी थी, एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड। फिर भैया वो इधर चला गया, फाइनल वेलोसिटी इधर आ गई, ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड। यानी कि भैया इसका मैग्नीट्यूड भी v था, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? v ही है। द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर वाइल टर्निंग। तो बेटा आप तो एक बात जानते हो, F इज इक्वल टू क्या होगा आपका? डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो मुझे मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, जो बच्चों डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में चेंज के अलोंग डायरेक्शन है। यानी कि मुझे सिर्फ किसकी डायरेक्शन देखनी है? चेंज इन मोमेंटम। तो यार इनिशियल मोमेंटम इधर है क्योंकि इधर वेलोसिटी है, फाइनल इधर है। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे बच्चों? चेंज इन मोमेंटम आएगा फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। फाइनल लीनियर मोमेंटम प्लस माइनस ऑफ इन दोनों का वेक्टर एडिशन। तो बच्चों देखो कैसे करें यार, अब इसको, ये तो फाइनल है, इसमें किसको ऐड करना है? माइनस ऑफ इनिशियल। तो ये इनिशियल था, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये आएगा आपका माइनस। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये आएगा डेल्टा पी, और यही डायरेक्शन आएगी फोर्स की। तो ये इधर ये वाली डायरेक्शन कौन सी आई है? नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन आ गई? नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी। ध्यान रहे डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसके अलोंग होगी? चेंज इन लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन। वो कैसे फाइंड आउट करूंगा? फाइनल मोमेंटम में नेगेटिव ऑफ इनिशियल मोमेंटम क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, देखो कह रहा है इन द डायग्राम शोन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg। बच्चों हमसे क्या पूछा है? हमसे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच नॉर्मल रिएक्शन, वो मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं एक्सेलरेशन बता पाऊंगा। तो पहले आप एक काम करें, आप इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल सिस्टम मान लें। 3 + 2 5 + 1
6, ये 6 kg का ब्लॉक मान लिया आपने। ये बच्चों एंगल कितना है आपका? 30 डिग्री। आपको पता है इधर एक तो इसका वेट लगेगा, वो कितना लगेगा? mg sin 30। mg sin 30 इज 1/2। तो बेटा एक 30 न्यूटन फोर्स तो ये आ गई, लेकिन एक 60 न्यूटन उस तरफ लगा रहे हो आप, तो ये लो 60 न्यूटन आपने ये लगा दिया। एक 18 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है, एक 18 न्यूटन इधर भी लगा दो आप। तो बच्चों एक बात देखिए आप, इस ब्लॉक के ऊपर इस तरफ लगी है एक 60 न्यूटन फोर्स, इस तरफ टोटल फोर्स कितना हो गया? 30 प्लस 18, 48 न्यूटन। नेट फोर्स इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ लग रही है, तो ऊपर की तरफ जाएगा ये। तो नेट फोर्स कितना है पहले तो आप ये देखिए, एफ नेट इज 60 माइनस 48, कितना आया ये? 12। और बच्चों ये किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। ए इज इक्वल टू कितना आया आपका? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। कहां जा रहा है ये ब्लॉक? ऊपर की तरफ। इतना काम हो गया। अब मुझे तो नॉर्मल रिएक्शन बताना है यहां पर, तो मैं कह रहा हूं 1 kg का एफबीडी बना लो, आसानी से काम हो जाएगा अपना। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, देखना बेटा। 1 kg, 1 kg का सबसे पहले आप वेट लगाइए। वेट इधर कितना आएगा? mg sin 30, यानी कि 5 न्यूटन, तो ये आ गया बेटा। अब और देखो, एक 18 न्यूटन डायरेक्टली लग रहा है इस पर, कहा? नीचे की तरफ एक 18 न्यूटन की लग गया। यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एन डैश, ऊपर की तरफ एक एन डैश लग रहा है। ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देखिए नेट फोर्स कितना है? एन डैश माइनस 18 + 5 23 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। Normal reaction comes out to be 25 Newton, means option number B. ऑप्शन नंबर बी। आपको हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन देखनी है बच्चों, आपको हमेशा नेट फोर्स की डायरेक्शन देखनी है। क्लियर है सभी को? ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को फटाफट से कर दें। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके नीट के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। 3 blocks A, B, and C of masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively. इसका मास है बेटा 4 kg, इसका मास है बेटा 2 kg, और इसका जो मास है वो है आपका कितना? वो 1 kg है। दे आर इन कॉन्टेक्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस, और एक फोर्स लगाया है 14 न्यूटन का यहां पर। कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच कॉन्टेक्ट फोर्स बतानी है। मान लो वो आर है। सबसे पहले फटाफट बहुत जल्दी में करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूंगा प्यारे बच्चों। एक्सेलरेशन कैसे आएगा? नेट फोर्स दैट इज 14 बाय टोटल मास 4 + 2 + 1 7, और ये कितना आया आपका? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। हमें तो कांटेक्ट फोर्स पूछा है किसके बीच में? ए और बी के बीच में। देखो अगर मैं बी का तो एफबीडी बनाऊंगा, एक नॉर्मल रिएक्शन यहां से भी देनी पड़ेगी, फिर पहले उसको कैलकुलेट करना। तो बढ़िया क्या है कि किसका एफबीडी बना लूं? ए का। भाई मुझे ये भी तो देखना है कि मेरा टाइम ज्यादा ना लगे, कम टाइम में क्वेश्चन होना चाहिए। हो जाएगा। ए वाले का एफबीडी बनाता हूं। ए वाला ब्लॉक इस तरफ एक्सेलरेट करेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से,
और ये इधर जब एक्सेलरेट करेगा तो आप देखिए एक तो 14 न्यूटन फोर्स तो इधर लगा बच्चों, यहां से एक नॉर्मल रिएक्शन ए वाले पर कहां लगा सबको पता है, इसको छुपा लो, आर एरो कहां आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन। क्या इक्वेशन बनाऊं बोलू, 14 क्योंकि ब्लॉक इधर जा रहा है, ये वाली फोर्स बड़ी है, 14 माइनस आर इज इक्वल टू, ए का मास कितना है 4 kg, मास इंटू एक्सेलरेशन, आर इज इक्वल टू 14 माइनस 8, कितना आया ये आपका 6 न्यूटन आ गया, 6 न्यूटन आ गया, डी ऑप्शन आ गया ऑप्शन। क्या ये मुश्किल सवाल था क्या, आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। देखो बेटा, 3 blocks with masses m, 2m, 3m are connected by strings as shown in the figure. After an upward force F is applied on the block M, the masses move upwards at constant speed. Constant speed V से ऊपर की तरफ जाने लग रहे हैं। कह रहे व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2m। मुझे तो आप एक बात बताओ यार, अगर m वाला कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो 2m वाला भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, और 3m वाला भी कांस्टेंट वेलोसिटी से। और प्यारे बच्चों, नादान बच्चों, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, v इज कांस्टेंट, अरे यही तो बात है। और v कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो का मतलब f बराबर, यानी कि किसी भी पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लग रही, नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या लग रही है जीरो, आंसर इज ऑप्शन। बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है इसका मतलब वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स उस पर जीरो है, नेट फोर्स कितनी है, जीरो है नेट। क्लियर है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, लेग तो नहीं है, है थोड़ी सी ज्यादा। A stone is dropped from a height h, it hits the ground with a certain momentum p, ठीक है। If the same stone is dropped from a height 100% more than the previous height, the momentum when it hits the ground will change by, देखो बच्चों पहले इनिशियल कंडीशन देखिए, इनिशियल कंडीशन देखिए आप, पहले बॉल h हाइट से हिट करती है तो इसका मोमेंटम कितना होगा, मतलब इसकी किस वेलोसिटी से हिट करेगा, अंडर रूट ऑफ 2gh, इसका जो मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, m अंडर रूट ऑफ 2gh। इसने कहा कि हाइट 100% बढ़ा दी, यानी कि पहले हाइट अगर h थी उसमें 100% और हाइट ऐड कर दी, 100/100 ऑफ h, तो नई हाइट कितनी हो गई आपकी, 2h हो गई। तो फाइनल मोमेंटम कितना आया इस बार, m इंटू वी अंडर रूट ऑफ 2g इंटू 2h। तो बच्चों इसको ऐसे लिख दो यार, अंडर रूट ऑफ 2m इंटू अंडर रूट ऑफ 2gh। भाई ये वाला जो रूट 2 था एक यहां से इसको अलग ले आया क्योंकि मैं ओरिजिनल फॉर्म में लिखना चाह रहा, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स, और ये आपका इनिशियल मोमेंटम था p, ये फाइनल मोमेंटम आ गया। कितना मोमेंटम बढ़ा, तो चेंज निकालो यार आप, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 इंटू पी। तो बच्चों डेल्टा पी कितना है, डेल्टा रूट 2 कितना है 1.414 माइनस 1 इंटू पी, ये कितना आ गया आपका
0.414 पी। हमसे पूछा है कितना परसेंट, तो कितना चेंज हुआ है? 0.414 पी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100%। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 41% आया बच्चों। अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आ गया आपका? 41% आ गया, 41%। सिर्फ कैलकुलेशन का था, √2 बढ़ गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने डायरेक्टली बहुत बार किया हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्टली करेंगे अभी भी इसको। A body of mass m hits normally a rigid wall with a velocity v। इसको जाकर के v और मास m है, इससे हिट करता है। बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी। तो यार चेंज इन मोमेंटम कितना आता है बताओ आप? चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है? इंपल्स होता है बच्चों। इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और ये किसके इक्वल होता है? ये मुझे पता है, 2mv। कितना होता है ये? 2mv। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट क्वेश्चन। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इंपल्स, और इंपल्स कितना आया आपका? 2mv। अगर थीटा एंगल पर आता था तो याद आ रहा है आपको? 2mv cos थीटा। देखो पहले ये क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो बेटा, a body of mass 3 kg hits a wall at an angle 60 degree and returns at the same angle. The impact time was 0.2 second. The force exerted on the wall। आप ये बात जानते हो कि फोर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। याद करो हमारा जो डेल्टा पी इस तरह के क्वेश्चन में होता था, ये जो हम एंगल फाइंड आउट करते थे बच्चों, यार ये जो एंगल आता था हम तो ये वाला एंगल लेते थे, तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम आएगा, ये किसके इक्वल है? अभी बताया मैंने, 2mv cos थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। 2 into m। m कितना है? 3। वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको? ये क्वेश्चन में डेटा, हाँ ये गिवन है ना, 10 मीटर पर सेकेंड इंटू कॉस ऑफ एंगल कितना है? 30 डिग्री डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज 0.2 सेकेंड। तो बच्चों ये कितना हो गया आपका? 3 2 जा 6, टी डिवाइडेड बाय 2 into 10 कॉस 30 डिग्री इज √3/2। 2 3 जा और ये 15 पे, बेटा ये कितना आ गया? 150 √3 न्यूटन। इट मीन्स हमारा आंसर कौन सा आया? ऑप्शन ए। कुछ मुश्किल नहीं था, बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन। डन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेटर कैचेस ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। तो बच्चों यार एक बात तो पता है, क्या ध्यान रखना कि मास जब भी ग्राम में हो तो किस कन्वर्ट कर लेना? किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना। तो मास इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। दिस इज 0.15 किलोग्राम। 0.15 किलोग्राम। ठीक है। टाइम इज 0.1 सेकेंड। मूविंग विद द स्पीड ऑफ दिस, क्रिकेटर कैचेस अ बॉल ऑफ मास दिस मूविंग विद द स्पीड। इनिशियली वो किस स्पीड से चल रहा है बेटा आपका? 20 मीटर पर सेकेंड। और जब उसने उसको कैच कर लिया तो उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बेटा? 0 हो गई। उसने कहा है फोर्स कितना एग्जर्ट हुआ? फोर्स क्या होगा? डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
तो बच्चों फाइनल मोमेंटम कितना है? 0, क्योंकि फाइनली बॉल रेस्ट पर आ गई। इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी, एम कितना है? 0.15 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 20। तो ये कितना आ गया आपका? इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ गया। अरे कितना आ गया? 2 से क्यों मल्टीप्लाई होगा? 2 से तब मल्टीप्लाई होता है बच्चों जब v वेलोसिटी से गया और v से रिबाउंड हो गया, या तो बॉल पकड़ ली उसने, अब फाइनली रेस्ट पर आ गया। इनिशियल मोमेंटम 3, तो डेल्टा p कितना हो गया आपका? फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 3। फोर्स कितना आ गया? फोर्स डेल्टा p डिवाइडेड बाय t कितना है? 0.1। तो ये कितना आ गया? -30 न्यूटन। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेजिस्टिव फोर्स है। कैसी फोर्स लग रही है? रेजिस्टिव फोर्स लग रही है बच्चों। कैसी फोर्स लग रही है? रेजिस्टिव फोर्स। तो कितना फोर्स आ गया आपका? ये 30 न्यूटन। ठीक है, ओके ओके, ये तो कर चुके हैं हम ना। अच्छा, ये लिफ्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा, बड़ा अच्छा सा टॉपिक करते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन, ये लास्ट टॉपिक करेंगे बस। कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। भाई, हम सभी लोगों ने कभी ना कभी वेइंग मशीन पे खड़े होके अपना वजन नापा होगा जरूर, है ना? कितना आ रहा है? 50 किलो आ रहा है, 45 आ रहा है, 60 आ रहा है, 80 आ रहा है, 120 आ रहा है, जो भी आ रहा है। तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट होगा ना यार, कि वो क्या बताएगा। तो जो वेइंग मशीन है ना, वेइंग मशीन वो कुछ नहीं करती, सिंपली इट रीड्स नॉर्मल रिएक्शन। सिंपली इट रीड्स नॉर्मल रिएक्शन। सिंपली नॉर्मल रिएक्शन को रीड करता है, और कोई फंडा ही नहीं है, और कोई कहानी नहीं है यहां पर। यानी क्या मतलब सर? ये माना आपकी वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन। इस पर अगर कोई आदमी खड़ा हो गया, ये हो गया, जिसका मास एम है। इसका मास क्या है बच्चों? एम मास है। तो क्या होगा? देखो, इसका वेट mg लगेगा, और वापस से एक नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन इस पर लगाएगी, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन ये इस पर लगाएगा। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? n इज इक्वल टू mg। यानी कि जो रीडिंग आएगी बच्चों, जो रीडिंग आएगी, वो रीडिंग तो किसके इक्वल होगी? वो तो mg के इक्वल होगी, और mg ही इसकी क्या है? ट्रू वैल्यू है। ये mg ही उसकी प्यारे बच्चों क्या है? ट्रू रीडिंग है, ट्रू वैल्यू है। ट्रू रीडिंग और वैल्यू, ये तो सिंपल सी, जब नॉर्मली जब रखा है तो। अच्छा, आप है ना एक छोटा सा मेरे कहीं से एक एक्सपेरिमेंट करना, अगर वेइंग मशीन हो तो उस वेइंग मशीन को कभी आप बेड के ऊपर, गद्दे के ऊपर रख के फिर वेइंग मशीन करना, आपकी रीडिंग वैल्यू बिल्कुल बहुत कम आ जाएगा वेट। आप बिना जिम में जाए वेट कम हो जाएगा, है ना? अब दूसरा केस इसमें, अब इस वेइंग मशीन को लिफ्ट में रख देते हैं। हमने क्या कर दिया, ये जो वेइंग मशीन है अपनी, इस वेइंग मशीन को लिफ्ट में रख दिया, ये लो लिफ्ट में रख दिया। ये रही वेइंग मशीन आपकी। इस वेइंग मशीन पर इस प्राणी को खड़ा कर दिया, जिसका मास क्या है? जिसका मास m है, और इस लिफ्ट को या तो ऊपर या नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करवा दिया आपने, किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाया।
तो बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने का मतलब अभी भी पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स तो क्या है, जीरो है। यानी कि जब मैं एफबीडी बनाऊंगा तो बिल्कुल हूबहू वैसे ही बनेगा जैसे पहले बना था, ये एमजी लगेगा और यहाँ क्या लगेगा, नॉर्मल बनेगा। और एन किसके बराबर आ गया, एमजी आ गया। तो रीडिंग किसके बराबर आ गई, रीडिंग भी एमजी के बराबर आ गई यार। रीडिंग किसके बराबर आ गई, एमजी के बराबर। यानी कि अगर लिफ्ट चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में जाए या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए, कांस्टेंट स्पीड से अगर आ रही है तो उस केस के अंदर जो रीडिंग आएगी वो एक्चुअल रीडिंग आएगी। वो रीडिंग क्या आएगी आपकी, एक्चुअल रीडिंग आएगी। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही वेरी फर्स्ट केस हो गया। दिस इज द वेरी फर्स्ट केस। केस नंबर टू, केस नंबर टू, इस लिफ्ट को इस बार हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन के साथ मूव करवाई है। मास एम। तो बच्चों इस बार जब आप एफबीडी बनाओगे तो देखो एमजी यहां लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी, लेकिन इस बार ऊपर एक्सेलरेशन ए है। क्वेश्चन क्या बनेगी बताओ, एन माइनस एम जी, ये नेट फोर्स है एन माइनस एम जी, इट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एम इंटू ए। एन इज इक्वल टू व्हाट, एम जी प्लस एम ए, और एन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। ये वैल्यू तो बेटा क्या आई, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन ओरिजिनल वैल्यू। यानी कि इस वाली लिफ्ट में अगर आप बैठ गए तो देर इज गेन इन वेट, है ना, बिना कुछ खाए पिए वजन बढ़ गया आपका। देखिए एन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, ग्रेटर देन ओरिजिनल वैल्यू आई, ग्रेटर देन ओरिजिनल वैल्यू आई। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि तीसरा केस आप अपने आप से होमवर्क के फॉर्म में करेंगे। मैं उसका आंसर आपको बता दे रहा हूं। वो वैल्यू आएगी उस केस में आपकी n इज इक्वल टू एम, या मैं करवा ही देता हूं, चलो छोटा सा टॉपिक ही है, आप लोगों के लिए मेहनत की। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस कर लेते। केस नंबर 3, यानी कि बेटा जो पिछले वाला जो केस था इसमें क्या हो रहा था, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड्स with constant acceleration, with constant acceleration। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, एम जी प्लस ए आएगा। क्या वैल्यू आएगी, एम जी प्लस ए। थर्ड केस क्या हो रहा है, लिफ्ट इज कमिंग, लिफ्ट इज कमिंग डाउनवर्ड्स with constant acceleration। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस केस में ए की वैल्यू लेस देन जी रहेगी बेटा। जब डाउनवर्ड वाला केस होगा तो दिस लिफ्ट इज कमिंग विद एन एक्सेलरेशन ए विच इज लेस देन जी। ये वेइंग मशीन इसका एफबीडी आप शायद बहुत अच्छे से बना पाएंगे। एमजी लगेगा बच्चों यहां पर, इधर नॉर्मल लगा और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया ए से।
नेट फोर्स कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्या इक्वेशन बनेगी? mg माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, एन इज इक्वल टू वॉट? mg माइनस एम ए, और यू कैन राइट n इज इक्वल टू m g माइनस ए, यानी कि वेट लॉस हो गया लेस देन एक्चुअल वैल्यू, लेस देन एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू से वैल्यू कम आएगी। यानी कि अगर किसी को अपना वजन घटाना है तो जो लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती हुई आ रही उसमें बैठ जाओ, कुछ समय के लिए सही वजन कम हो जाए, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने कंडीशन यूज की है कि ए इज लेस देन जी। अगर बच्चों क्या हो जाएगा, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जी हो गई तो क्या होगा? ये जो प्राणी है, ये जो आदमी है, ये अपना कांटेक्ट इस वेइंग मशीन से खत्म कर देगा और ये जा करके छत के चिपक जाएगा। द मैन विल स्टिक टू द रूफ ऑफ द लिफ्ट। इसलिए मैंने कहा कि ए की वैल्यू लेस देन जी होगी। इस केस में क्या हो जाएगा? तो आपका ये आदमी है, मैन विल स्टिक टू द रूफ ऑफ द लिफ्ट, रूफ ऑफ द लिफ्ट, ठीक है, डन। तो भैया इसी पर बेस्ड कहीं क्वेश्चन था, ये रहा। कह रहा है मैन वेट 80 किलोग्राम, यानी कि आपको एम गिवन है, कितना है वो? 80 केजी। He stands on a weighing scale in a lift which is moving upward, अपवर्ड वाला केस है। एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो बच्चों रीडिंग कितनी आती है यार? ऊपर की तरफ जा रहा है तो रीडिंग ऊपर की तरफ ही आएगी, यानी कि बढ़ी हुई आएगी। एम जी प्लस ए, एम इज 80, 10 प्लस 5, 80 मल्टीप्लाई बाई 15, कितना आ गया ये? 1200 न्यूटन। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन डी आंसर। बताओ कुछ मुश्किल था क्या? सब आए हुए क्वेश्चन है नीट में, सब आए हुए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप करना, एक बार खुद से ट्राई करना, मैं छोड़ दूँ। ये वाला लिफ्ट वाला भी अब आप लिफ्ट से खुद से क्वेश्चन करना है, सारे मैंने करवा दिए हैं आपका। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, ये वाला क्वेश्चन और एक इससे अगले वाला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। ये वाला भी कर दोगे आप? कर लेना, ट्राई करेंगे तो आप, ठीक है। आप ये क्वेश्चंस बड़े, ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस अच्छे से करें। अगर फिर भी कोई डाउट आएगी, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।